60 दिन थे मेंस में, तो उन 60 दिनों में मैंने घर पे रह के ही प्रैक्टिस करी। मुझे यहाँ लगता है कि कुछ मैंने मिस्टेक्स इस तैयारी में ज़रूर करी है। एक दो रीडिंग आपकी हो जाए तो आप थोड़ा शॉर्ट नोट जरूर बना लें, फिर प्रीलिम के बाद थोड़ा ठंडा माहौल हो जाता है थोड़े दिन का। ये एग्जाम इस तरह का है जहां आप 100% गारंटी से नहीं कह सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हमारे साथ विशाल गुप्ता सर हैं। सर का सिलेक्शन डीएसपी की पोस्ट पर यूपीपी से 2022 में 49 रैंक के साथ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ आप लोग एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष तौर पे आपको धन्यवाद जो आपने मुझे ये मंच दिया अपनी बात साझा करने के लिए। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन से लेकर अभी तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, पढ़ाई आपकी क्या क्या रही? जी, मेरा गृह जनपद हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक शाहबाद तहसील है, वहीं से मेरी सारी प्रारंभिक शिक्षा और 10th और 12th हुआ है। उसके बाद मैंने बीएससी अपना ग्रेजुएशन में किया है, और उसके उपरांत मैंने एमए किया हिंदी में, और उसके बाद से मैं 2019 से इस तैयारी में समर्पित हूँ। सर, इसके पहले बीच की जर्नी क्या रही? जैसे पढ़ाई आपने छोड़ा या किस तरीके से एग्जाम्स में आना हुआ, एंटर हुआ तैयारी में? जी, वस्तुतः ये सिविल सर्विसेज के लिए एक मन में तो बहुत पहले से ही था, पूर्व से ही था कि सिविल सेवा में जाना है, लेकिन एक सक्रिय रुझान इस क्षेत्र में आने का वो लगभग 2018-19 से शुरू हुआ। 2019 में मेरी एमए पूर्ण हुई थी, और उस 2019 के लगभग से मैं बहुत एक्टिवली इस परीक्षा में जो था वो लग गया था, और तभी से मैंने फिर इसमें तैयारी शुरू करी। और ये मेरा लगभग यूपी पीसीएस में ये मेरा ओवरऑल चौथा प्रयास था। हालांकि ये मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था, और मुझे इसमें 49वीं रैंक के साथ डिप्टी एसपी पे सफलता प्राप्त हुई। मीडियम क्या रहा सर? मेरा माध्यम हिंदी था, और मेरा वैकल्पिक विषय भी हिंदी साहित्य था। सर, जैसे कि अभी हम लोग की चर्चा हो रही, तो आप बता रहे थे कि आपको पहले इसकी तैयारी के बारे में भी कुछ नहीं पता था, तो कैसे इसके बारे में आपको पता चला? जी, ये बात सही है। 2018 तक मेरा कुछ एक बिल्कुल ऐसा एक्टिव कोई मन नहीं था इस तैयारी में आने का, लेकिन एकदम से मैं एक घटना थोड़ी साझा करना चाहूँगा। 2018 में सबसे पहले मैंने एक बार समीक्षा अधिकारी का एक फॉर्म भरा, और वो सामान्य तौर पे एक फॉर्म भर दिया था। मुझे जानकारी नहीं थी, कोई परीक्षा नहीं थी। लेकिन उसके बाद से फिर ये पता चला कि ये लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, ये इसमें आप बड़े पद प्राप्त कर सकते हो और अच्छे जगह पे जा सकते हो। तो उसके उपरांत से फिर धीरे धीरे मोटिवेशन शुरू हुआ। मैंने जो मानक पुस्तकें होती हैं एनसीईआरटी पे कमांड बनाना है, इस क्षेत्र में धीरे धीरे काम शुरू किया। और जो भी गाइडेंस टॉपर्स देते हैं, बताते हैं कि इस तरह से उन्होंने सफलता अर्जित की, उन्हीं सब चीज़ों पे चल के हम लोग तैयारी करते हैं, और वैसे मैंने भी वही चीज़ें करी। तो शुरुआत में आपने अपनी पढ़ाई जो है तैयारी की आपने हरदोई डिस्ट्रिक्ट से ही की या फिर कहीं बाहर जाके अपनी तैयारी करते थे? नहीं, मैं 2019 में मैंने दिल्ली में 2018 के लास्ट में और से लेके 2020 तक लगभग 2 साल के आसपास मैं दिल्ली में रहा, और वहाँ मैंने एक आर्य प्रतिभा विकास संस्थान है, उनके थ्रू मुझे आवासीय निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध हुई थी। तो लगभग 2 साल मैंने उसमें जो है सिविल सेवा के लिए तैयारी की थी। उसके बाद से 2020 के अंत से मैं घर पे आ गया था अपने हरदोई अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, और फिर मैं घर पे रह के ही 2 साल से लगभग अपनी तैयारी कर रहा था। तो क्या खास रणनीति आपने अपने प्री के एग्जाम के लिए बनाई थी, क्योंकि आपका पहले प्री का एग्जाम नहीं हो पा रहा था? तो कैसे आपने क्या बदलाव किया इस बार कि आपका लगातार मतलब इस बार होता चला गया? टोटल मेरे कुल पीसीएस में 4 प्रयास रहे। तो 2019 के प्रयास की बात करूं तो मेरा बिल्कुल बिगिनर था। मैं 3-4 महीने पढ़ा, मैंने दिया, कोई आधारभूत मेरे पास सारी पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं थी। 2020 के प्रयास का ऐसा था कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, या जो उत्तर प्रदेश का विशेष करंट अफेयर्स होता है, जैसे वन लाइनर करंट, तो वो मेरी उसमें तैयारी बिल्कुल नहीं थी। कुछ मैं कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे खेलता था, केवल तथ्य जो आते हैं और जो प्रीवियस ईयर आते हैं उनमें मैं मिस कर रहा था। लेकिन 2021 से मैंने जो है एक रणनीति बहुत बड़ी शिफ्ट करी, और मुझे लगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यूपीएससी के, चाहे वो अलग अलग स्टेट कमीशंस के हों, उसमें मैंने घटना चक्र वगैरह के जो पूर्वावलोकन है उन सबको अच्छे से, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, ख़ास तौर पे साइंस है, तो उन सबको अच्छे से पढ़ा। और साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, जो क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो करंट अफेयर्स आता है बहुत ज़्यादा वन लाइनर टाइप का होता है, बहुत फैक्चुअल होता है, और उत्तर प्रदेश विशेष, इन सब पे मैंने 2021 में तैयारी की थी। और काफ़ी मैंने 2021 में प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारणों से 2021 में मेरा नहीं हो पाया था प्री। 2022 में मेरी रणनीति कुछ विशेष नहीं थी, मैंने कुछ विशेष पढ़ा भी नहीं था, केवल करंट अफेयर्स ही नया पढ़ा था।
तो इस बार बस प्री हुआ, और प्री होने के बाद भी मैं बहुत श्योर नहीं था, क्योंकि 2021 में भी सेम चीज़ें थी। तो लेकिन जब 2022 में जैसे ही प्री का रिज़ल्ट लगभग मुझे याद है 45 दिन के बाद आया था, और उसके बाद 60 दिन थे मेंस में। तो उन 60 दिनों में मैंने घर पे रह के ही जो है अपनी प्रैक्टिस करी, आंसर्स लिखे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उन पे ज़्यादा कमांड करी। कोई टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने नहीं करी थी। जैसे कि आप बता रहे थे कि यूपी का स्पेशल जो पार्ट होता है और हाँ। खासकर जो करंट अफेयर का पार्ट होता है, वो आपने कहाँ से तैयार किया था इस बार? जी जी। यूपी यूपी का जो स्पेशल पार्ट होता है उसके लिए मैंने बाणी की बुक भी पढ़ी थी, और घटना चक्र की तथ्यसार भी एक आती है। तो उन दोनों को मैंने यूपी स्पेशल उससे तैयार किया था। और करंट के लिए कई सोर्सेस थे। मेन सोर्स तो मेरा घटना चक्र की जो वो आती है आई दृष्टि लास्ट में, तो उस पर मैं रिलाई करता रहा 2022 में। और करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाते हैं ऑनलाइन। एक मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हैं, वो अपने कुछ वीडियोस डालते हैं। तो मैं उनका जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स वगैरह होता था वो मुझे वहाँ से मिल जाता था, उसको मैं फॉलो कर लेता था। यही मेन सोर्स था मेरा करंट का। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस जैसे मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपने कहीं अलग से कवर किया था कि नहीं? नहीं, मिसलेनियस में मैं यही कहूँगा, जैसे इकॉनमी है या कुछ फैक्चुअल डेटा आता है तो वो लगभग मुझे लगता है करंट अफेयर्स में काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। बाकी बहुत अधिक डेटा पे मेरा माइंडसेट था नहीं। जो आधारभूत डेटा था या प्रीवियस ईयर की चीज़ें थी उनमें मैं कर लेता था उनको, लेकिन ज़्यादातर मेरी समझ जो थी वो एक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे ही थी। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट पे मैंने ज़्यादा काम किया था। और जो सीसेट वाला पार्ट होता है, जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि मैथ्स वगैरह आती है, रीजनिंग आती है, तो आपने उसको कैसे कवर किया था? सी सेट के लिए मैं यही सुझाव दूंगा कि सी सेट कोई बहुत कठिन नहीं है, खासतौर पे यूपी पीसीएस में तो सी सेट कोई बड़ी बाधा नहीं है। आप हिंदी हिंदी उसमें आती है, इंग्लिश आती है, थोड़ा ये संप्रेषण कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है, बहुत सरल होता है। आप थोड़ा सा उसको पढ़ लें, एक आध लेक्चर्स वगैरह आपको कहीं कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा, या पीडीएफ भी कई लोग प्रोवाइड करा देते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें हो जाता है। बाकी मैथ रीजनिंग काफ़ी बेसिक आती है, लेकिन फिर भी जो मैथ वगैरह का बैकग्राउंड नहीं है उसको थोड़ी दिक्कत होती है। तो प्रयास करूँगा कि प्रीवियस ईयर के आप सवाल लगा लीजिए, पिछले 5-6 साल के आप सवाल लगा लीजिए, सी सेट लगभग हो जाता है मैथ रीजनिंग उससे। उससे आप टॉपिक एनालिसिस कर लीजिए और पढ़ लीजिए, उससे हो जाएगा सी सेट आपका। तो हम ओवरऑल जानना चाहेंगे कि आपने प्री के लिए क्या खास खास मतलब बुक्स आपने क्या रेफर की थी? जी जी। ठीक है, मेरा प्री और मेंस का जो बुक्स था वो कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने प्री के लिए अलग चीज़ें पढ़ी थी, मेंस के लिए अलग। मेरा अप्रोच हमेशा से बहुत इंटीग्रेटेड था कि प्री मेंस इंटरव्यू लगभग सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कवर होती चलें। तो प्री के लिए वही, जैसे आपका जो पॉलिटी है उसके लिए लक्ष्मीकांत है, मैंने उसको पढ़ा। हिस्ट्री के लिए जिस तरह से हम एनसीईआरटीज़ की किताबें पढ़ते हैं, एंशिएंट और मिडाइवल के लिए, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पूरी तरह से, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा मैंने। कुछ और बुक ले रखी थी लेकिन पढ़ा नहीं उसको मैंने कुछ खास। इसके अलावा इकॉनमी उस तरह से नहीं आती है, लेकिन इकॉनमी के लिए आप मृणाल सर को फॉलो कर सकते हैं। मृणाल सर को मैंने फॉलो किया था इकॉनमी के लिए, अच्छे वीडियोज़ उनके हैं यूट्यूब पे। और इसके अलावा साइंस वगैरह है, साइंस में मैंने कुछ विशेष नहीं पढ़ा, थोड़ा बैकग्राउंड भी साइंस का था, बाकी घटना चक्र से साइंस हो जाता है, आप रिवाइज कर लीजिए उससे। और पर्यावरण के वजह से मैंने शंकर आईएएस पढ़ रखी थी थोड़ी। और माध्यम मेरा हिंदी ही है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे अंग्रेजी की जरूरत होती थी मैं बेझिझक उसको इस्तेमाल कर लेता था। मन में इस तरह का कोई दुराव नहीं था, और ना ये घबराहट थी कि उसको कैसे करेंगे। तो मैं ये आप सबको भी सुझाव देना चाहूँगा कि भाषा से कोई वो नहीं है, कोई भी अगर आपको ज्ञान का स्रोत या ज्ञान कहीं से भी मिले, तो यदि आप सहज हैं, संभव है, तो आप उसको फॉलो कर लें। अन्यथा हिंदी में भी अच्छी किताबें आती हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं। यही सारी बुक्स आपने मेंस में भी रखी थी? हाँ, मेंस में भी ये प्री का मटेरियल था। इसके अलावा प्री में जो स्पेशल किया था वो वही आपको मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की घटना चक्र से आप कर लीजिए, या और जो भी रिसोर्स से करना चाहिए प्री के क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी करंट में मैंने पूर्व में बता दिया है। प्री के लिए बस यही तैयारी मेरी थी, कुछ बहुत विशेष नहीं था। मेंस में यही सब चीज़ें मैंने मेंस में भी फॉलो की थी। मेंस के लिए जैसे मेंस में कुछ स्पेशल पार्ट आते हैं, जैसे सोसाइटी का पार्ट है, तो उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं। थोड़े मैंने नोट्स फॉलो किए थे विज़न वगैरह के, ठीक है। और इसके अलावा आपका GS2 जो आता है उसमें IR के लिए आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें। PT 365 वगैरह आपको हेल्प कर देगा उसमें काफ़ी सारी। और बाकी पॉलिटी तो उससे हो जाती है, गवर्नेंस वाला पार्ट आपका करंट वगैरह से हो जाता है। IR भी आपका करंट से मोस्टली हो जाता है पार्ट। GS3 में जैसे क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह है, ये सब करंट से ही हो जाता है। मैंने स्टैटिक कोई ऐसी कुछ खास बुक नहीं पढ़ी थी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो बुक आती है अशोक कुमार जो IPS हैं उनकी, वो आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। और यही सब था। एथिक्स के लिए मैंने एक बुक ली थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी, उसको थोड़ा पढ़ा था। DK बालाजी की एक बुक आती है जिसका निशान जैन ने अनुवाद भी किया है, तो वो पुस्तक अच्छी है, आप फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन चूंकि बहुत अधिक केस स्टडीज आती नहीं है यूपी पीसीएस में, तो मैंने उसको बहुत नहीं पढ़ा था, डेफिनेशंस वगैरह थोड़ी पढ़ ली थी और कुछ अपने खुद के नोट्स बना लिए थे पॉइंटेड फॉर्म में, तो उससे मैंने फॉलो किया था एथिक्स को। और हिंदी और ऐसे के लिए क्या चीज़ किया? हाँ, निबंध के लिए मैं कहूँगा, निबंध के लिए कुछ बहुत खास रणनीति नहीं थी मेरी। बस मेरा ये फोकस ये था कि मैं यूपी पीसीएस के निबंध के लिए मैंने ये सोच रखा था कि लगभग उसमें 3 होते हैं निबंध, और हर में उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है कि 9 थीम है, जैसे राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, ऐसे करके उनकी थीम है, बायोडाइवर्सिटी पर हो गया, इस तरह से अलग अलग थीम है। तो मैंने माइंड में डिसाइड कर लिया था कि मैं पहला निबंध साहित्य वाले एंगल पे लिखूंगा, क्योंकि मेरा वो साहित्य है, तो मैंने उस पर लिखा। ऐसे दूसरा मैंने लगभग सोच रखा था कि ये इन्वायरमेंट का एंगल आएगा तो मैं उस पर लिख लूँगा, या फिर सामाजिक एंगल अगर आता है तो मैं उस पर लिखूँगा। तो ये मेरी पूर्व में रणनीति थी, और उन निबंधों और उन थीम्स के अंतर्गत मैंने कुछ कुछ कोटेशंस तैयार कर लिए थे। कोटेशंस हो गए, और कुछ आप अच्छे उद्बोधन जो हैं, उद्धरण टाइप के हैं, उनको आप थोड़ा याद कर लें तो आपका निबंध बहुत प्रभावी हो जाता है। और इसके अतिरिक्त निबंध के लिए कुछ विशेष नहीं पढ़ा था। प्रीवियस ईयर के जो निबंध हैं उनको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, जो आयोग ने पूछे हैं उनको आप देख सकते हैं एक बार, तो उससे आपको हेल्प हो जाती है, क्योंकि थीम सेम होती है तो चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। सर, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के ही माने, तो जो एनसीईआरटी होता है उसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे खासकर हम हिस्ट्री की बात करें, वो लोग बोलते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, तो कौन सी आपने पढ़ी थी, या फिर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कौन सी मतलब बेटर होती है? मैंने तैयारी के दौरान तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो सतीश चंद्रा और आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटीज आती हैं। मैंने उनको 1-2 बार पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ा है, उन किताबों का हालत ख़राब हो गई है। लेकिन जो है नई वाली एनसीईआरटीज भी मैंने ले रखी थी, लेकिन मैंने नई वाली एनसीईआरटीज को बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है। नई वाली एनसीईआरटीज के साथ थोड़ा सा मुझे जो पर्सनल लेवल पर जो चीज़ें लगती हैं कि उसमें सब कुछ है नहीं, कुछ कुछ थीम्स को उन्होंने विस्तार में दे दिया है। तो जैसे आप थोड़ा जैन बुद्ध वाला पार्ट है, या मिडाइवल वाली जो एनसीईआरटी न्यू है उसमें आपको सूफी वाला चीज़ें मिल जाएंगी, भक्ति सूफी आंदोलन, विजयनगर एम्पायर, ऐसी थोड़ी चीज़ें आप उसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं। बाकी कोर मुझे लगता है कि आप एंशियंट और मेडिवल वाला जो है वो पुरानी एनसीईआरटीज अपने आप में सफिशिएंट हैं। थोड़ा नई एनसीईआरटी से कुछ बढ़ा लीजिए, लेकिन नई एनसीईआरटीज की तुलना में मुझे लगता है पुरानी ज़्यादा अच्छा कवर करती है। और आप अभी बता रहे थे कि आपने जियोग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी किया था, आपने बुक्स नहीं पढ़ी थी, तो कौन सी आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, किस क्लास की? हाँ, मैंने मूलतः जो है 11th और 12th की पढ़ी थी ज़्यादा। जैसे 9th 10th वगैरह और 6 से लेके जो 10th तक की थी वो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में एक बार पढ़ ली थी, लेकिन 11th और 12th की एनसीईआरटी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। 11th की तो दोनों एनसीईआरटी, जो भौतिक भूगोल वाली है और भारत का भूगोल है, वो दोनों बात अच्छे से करिए, और थोड़ा एटलस और मैपिंग पर ध्यान दीजिए, तो उससे हो जाता है। और एटलस मैपिंग वगैरह मतलब किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए कोई खास अगर रणनीति आपकी हो तो वो बताइए सर। हाँ, एटलस के लिए रणनीति ये है कि आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। जैसे कई बार मेरे साथ ये होता था कि आप कॉन्टिनेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, कॉन्टिनेंट वाइज आप शुरू करिए एटलस को। जैसे आपने सोच लिया कि आज अफ्रीका पढ़ेंगे, तो आप अफ्रीका को पहले, अफ्रीका को एक दिन उसका राजनीतिक पूरा देखिए, अलग अलग उसके जो भी हैं, और फिर आप उसके दूसरे आयाम देख सकते हैं। सिमिलर तौर पे दूसरा देख सकते हैं आप, या कुछ लोग दूसरी तरह से रणनीति बनाते हैं। तो मुझे लगता है मैप की कोई एक खास रणनीति है नहीं बहुत पढ़ने की, तो आप मैप को ये है कि मैप को आप अपने साथ रखें, और जब आप करंट की कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या स्टैटिक का कुछ पढ़ते हैं, उसका जो भी रेफरेंस वहाँ आता है तो वो रेफरेंस आप यूज करते रहें, तो मैप इस तरह से हो जाएगा। बाकी मैप को पढ़ने के लिए अलग से कुछ ऐसी रणनीति है नहीं विशेष, मेरी तो नहीं रही कम से कम। ओवरऑल पूरे एनसीईआरटी की बात करें तो आपको क्या लगता है, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी जरूरी होती है या फिर 11-12 की जरूरी होती है? मैं ये कहूँगा, देखिए एनसीईआरटीज़ में क्या है कि 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ तो मस्ट है ही है हर हाल में। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जैसे पॉलिटी में मैं सुझाव दूंगा कि आप 11th 12th को मिस नहीं कर सकते, हिस्ट्री में भी मिस नहीं कर सकते, ज्योग्राफी में मिस नहीं कर सकते। इकॉनमी में आप 11th की जो वो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाली बुक आती है उसको जरूर पढ़ें। बाकी माइक्रो मैक्रो आप छोड़ सकते हैं, मुझे तो लगता है। बाकी 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं उसमें मैं ये कहूँगा, आपको अगर लग रहा है कि आप काफ़ी कंफर्टेबल नहीं हैं, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो मैंने 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटीज़ की कोई हार्ड कॉपी नहीं खरीदी। मेरे बुक फ़ोन में ऐप्स आती हैं, काफ़ी सारी एनसीईआरटी आपको मिल जाएंगी पीडीएफ्स, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए। और मैंने भी ऐसे काफ़ी सारी एनसीईआरटी जो थी वो पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ ली थी, तो उससे हो जाता है। बाकी 11th-12th वाली मैंने खूब अच्छे से उसको एक कोर बुक की तरह पढ़ा, पॉलिटी में भी और हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, ये मैंने किया। सर, आप हमारे व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं उनको आप थोड़ा ये बताइए कि जैसे कि वो तैयारी करें तो उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे जो है तैयारी में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, गलतियां तो बहुत होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि खुद गलती करने से अच्छा ये है कि जिन्होंने गलतियां करी हैं उनसे सीखना। पूर्व प्रयासों में, आप उनसे सीख लें।
जो है खुद पत्थर पड़ा है और आप ठोकर उससे लग के सीखें, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, गलतियों के बारे में मैं ये तो मुझे नहीं पता कि और सारे लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, लेकिन मुझे हाँ लगता है कि कुछ मैंने मिस्टेक्स इस तैयारी में ज़रूर करी हैं, तो जिससे हो सकता है कि संभवतः मैं पूर्व में चयनित हो जाता किसी ना किसी पद पे। तो पहला तो एक ये है कि आप ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और जो डिमांड ऑफ एग्ज़ाम है, जैसे मैंने यूपी पीसीएस का मैं एग्ज़ाम लगातार पहले भी दे रहा था, लेकिन 19 और 20 में मैंने शुरुआत में यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है, खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैंने उनको नहीं देखा। तो मैं कहूँगा अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप उसके पैटर्न को समझ के और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे बहुत फोकस करें, पहली चीज़ है नंबर वन। दूसरा, मैं आप सबको ये जो ज़रूर सुझाव देना चाहूँगा, काफ़ी सारी चीज़ों में आप पढ़ते समय थोड़ा नोट्स ज़रूर बना लें, ये आपको बाद में बहुत हेल्प करते हैं। पर्सनल तौर पे मुझे नोट्स बनाना बहुत अच्छा नहीं लगता है, ये व्यक्तिगत तौर पे मेरी अपनी राय है। मैं किताबों में हाईलाइट कर लेता हूँ, अंडरलाइन करके काम चला लेता हूँ अपना। लेकिन मेंस के दौरान जब मैं मेंस की परीक्षा थी और बहुत कम दिन थे बीच में, तो मेरे पास सारे चीज़ों के नोट्स नहीं थे, कुछ चीज़ों के ही थे। तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास थोड़े नोट्स होते तो मैं अपने आंसर को थोड़ा बेटर, अच्छा आर्टिकुलेट करके लिख पाता। तो मैं ये सुझाव दूंगा कि जब आप पढ़ रहे हों, थोड़ा सा एक दो रीडिंग आपकी हो जाए, तो आप थोड़ा शॉर्ट नोट ज़रूर बना लें, वो आपको बहुत हेल्प करता है। और ये दो सुझाव तो मेरी तरफ से मेनली हैं ही हैं आपको। बाकी इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप रेगुलर रहें, नियमित रहें। मैं एक चीज़ यहाँ पे जोड़ूंगा, कंसिस्टेंसी जो है वो ज़रूर मेंटेन करके रखें। जैसे मैं भी इस तैयारी में था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि बहुत गैप कर दिया हो। कभी जैसे फेस्टिवल हुआ तो 2 4 5 दिन का ब्रेक हो गया, या फिर प्रीलिम के बाद थोड़ा ठंडा माहौल हो जाता है थोड़े दिन का, तो आप उसको थोड़े दिन ठंडे में रहें, कोई बात नहीं, 15 20 दिन, 1 महीना, लेकिन फिर ट्रैक पे लौट के थोड़ा कंसिस्टेंट रहें। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा प्रयास नहीं, जैसे 21 वाले में मैं आपको बताऊं, शायद आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। 2021 में मैंने पीसीएस का प्री दिया, तो मेरा पीसीएस का प्री नहीं हुआ। 2021 में मैंने लोअर सबऑर्डिनेट जो 2019 का था उसका मेंस दिया, वो मेंस मेरा नहीं हुआ। 2021 में मैंने समीक्षा अधिकारी दिया, तो समीक्षा अधिकारी का भी प्री नहीं हुआ, जबकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, लगभग 60 में मेरे 56 नंबर आ रहे थे, तो वो पेपर नहीं हुआ। तो इस तरह से क्या होता है कि आप लगातार थोड़ा एग्ज़ाम आपका नहीं निकलता है तो आप थोड़ा टूटते हो, डिमोटिवेट होते हो। लेकिन जो है ऐसा नहीं है, लेकिन 2022 में फिर से पूरी एनर्जी से लगे, और इस बार मेरे प्रयास में मैंने कुछ नया नहीं किया, बस थोड़ा सा उस चीज़ को एनरिच किया, करंट पे फोकस किया, यूपी की स्पेशल चीज़ें पढ़ी। प्री हुआ, प्री के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि 60 डेज थे मात्र, उन दिनों में मैंने मेंस को मैनेज किया, खुद घर पे ही रह के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखे। कोई भी मैंने फुल टेस्ट नहीं दिया, एक भी किसी भी मतलब संस्था में कहीं भी मैंने कोई फुल टेस्ट नहीं दिया। प्रीवियस ईयर घर पे उठाए, 40 40 पेज की कॉपी बना ली A4 अपने आप से, और उसमें मैंने आंसर्स लिखना शुरू करे और चीज़ें करी। तो आप कंसिस्टेंसी से चीज़ें करोगे तो वो सफलता आपको मिल जाएगी, और जिस दिन मिलेगी आपको पता नहीं चलेगा, इवेंचुअली चीज़ें हो जाती हैं। सर, इतनी लंबी जर्नी रही, लगभग 4 से 5 साल आपको लगे, तो इन 4 से 5 सालों में क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? देखिए, तैयारी करने जब आप जाते हैं तो सबसे पहला तो फैमिली का एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिवार आपको अगर सपोर्ट दे रहा है हर तरह से, वो इमोशनल सपोर्ट होता है, मेंटल सपोर्ट होता है, इकोनॉमिक सपोर्ट होता है। तो इस तैयारी के दौरान कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं, ये फैमिली का, रिश्तेदारों का, इकोनॉमिक, ये सब दिक्कत आती रहती है। तो मैं कहूँगा कि मुझे खैर इस तरह की परिवार से, दोस्तों से बहुत सहयोग मिला। मेरी फैमिली का मुझ पर एक बहुत तगड़ा भरोसा रहा हमेशा। मेरे दोस्तों का सब पे मुझ पे बहुत रॉक सॉलिड एक भरोसा होता है, जो जब भी वो मिलते थे हमेशा कहते थे, अरे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कुछ छोटा मोटा देखो, या फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमेशा वो सब लोग बहुत इंकरेज करते थे, फैमिली में भी सब लोग बहुत इंकरेज करते थे। तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी रहा जो सारे लोगों का मुझ पे भरोसा था, और ये आत्मविश्वास को अंदर बढ़ाता था। इकोनॉमिक चुनौतियाँ ज़रूर इस तैयारी के दौरान आती हैं, तो मुझे परिवार से बहुत सपोर्ट रहा। बाकी पर्सनल तौर पे मैंने थोड़ा बहुत कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाता था, तो उससे मुझे कुछ थोड़ी हेल्प हो जाती थी फिनेंशियल। बाकी मैं आर्य प्रतिभा संस्थान को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने लगभग 2 वर्ष तक मुझे दिल्ली में निःशुल्क कोचिंग और रहने और भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाई। तो ये चीज़ें मुझ थी। सर, आज के समय में क्योंकि ये एग्जाम इतना बड़ा है, इसमें कुछ आपका पता नहीं होता होगा कि नहीं होगा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, प्लान बी इसमें होना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, लेकिन साथ में यथार्थ को समझ लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम चुनौतीपूर्ण है काफ़ी। 4 से 5 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, और कुल जैसे इस बार 364 लोग सेलेक्ट हुए हैं।
रिज़ल्ट आने से पूर्व में मुझे भी गारंटी नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेंस मेरा ठीक ठाक गया था, इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, तो मुझे कहीं ना कहीं मन में ये था कि शायद जो है ना हो पाए या फिर कोई पोस्ट मिल जाए। मैं ये श्योर नहीं था कि मुझे डिप्टी एसपी मिल जाएगा। मेरे मन में ये था ज़रूर कि कोई पोस्ट मिल जाए, क्या पता कोई नीचे पोस्ट मिल जाए या जो भी पोस्ट मिल जाए, लेकिन मुझे ये था कि श्योर नहीं था। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पता था मैं कर लूँगा। तो ये एग्ज़ाम इस तरह का है जहाँ आप 100% गारंटी से नहीं कह सकते, तो आप थोड़ा सा बैकअप कुछ लेके चलें। बैकअप का सेंस ये है कि आप साथ साथ, जैसे अगर आपने मास्टर्स वगैरह अपना किया है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, 2021 में मेरा नहीं हुआ था, तो 2022 में मैं थोड़ा विकल्प सोच रहा था। मैंने नेट का भी एग्ज़ाम इस बार दिया था और मैं सोच रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे ऑप्शंस रहेंगे। और संयोग से ये रिज़ल्ट 7 तारीख को आया है और उसके एक हफ्ते के बाद नेट का भी रिज़ल्ट आया है। और मैंने पहली बार ही नेट का पेपर दिया था, ये हिंदी से। मेरा एमए पहले हो चुका था 19 में ही। तो अब संयोग की बात है, इस बार नेट भी हो गया है और ये भी हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत बहुत। और आपका भी, आपके विभांशु आपका नाम है समझता, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को बस सलाह दूंगा कि मेहनत करके डटे रहिए। आप लगातार डटे रहेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपसे कहीं ना कहीं टकराई जाएगी किसी मोड़ पे। आप अपना मूल्य चुका देंगे ना परिश्रम से, तो वो परिणाम आपको ईश्वर दे देगा निश्चित तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे ये मंच दिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन सुझाव होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।